नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। लगातार आप देखिए आखिरी चरण के चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल अंतिम चरण का यहां पर चुनाव होगा। पोलिंग पार्टीज को अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया है और वोटिंग को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। बताते चलें कि तीसरे चरण का चुनाव यहां पर तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी यहां सरकार बनेगी। 40 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और इस चरण में यहां भाजपा कांग्रेस का जो भविष्य है वो इसी चरण पर टिका हुआ है। जम्मू संभाग की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है और कश्मीर के अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय या फिर बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बताते चले कि इंजीनियर राशिद का भाई अरशद और अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु भी मैदान में है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर कल आप देखिए चुनाव होंगे और जाहिर तौर पर आखिरी चरण का ये चुनाव है जिसका काउंटडाउन इस वक्त शुरू हो चुका है। 40 सीटों पर चुनाव है जिसमें जम्मू संभाग में 4 जिले आते हैं। जम्मू, सांबा, उधमपुर, कठुआ है। कश्मीर संभाग में 3 जिले हैं जिसमें 16 सीटों पर चुनाव है। बांडीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा के अंदर यहां पर चुनाव होना है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। कठुआ की बात करें तो 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। बांडीपुरा से 42, बारामूला से 101, कुपवाड़ा से 59, उधमपुर से 37, सांबा से 32, जम्मू से 109 उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में है। लेकिन बताते चलें कि 90 सीटों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव था जिसमें 50 सीटों पर पहले ही चुनाव हो चुका है। कल 40 सीटों पर चुनाव होगा। लेकिन अगर हम जम्मू संभाग की बात करते हैं जिसमें जम्मू पूर्व से 9 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमाएंगे, जिसमें मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेश साहनी और भाजपा ने युद्धवीर सेठी को मैदान में उतारा है। जम्मू नॉर्थ से आप देखिए यहाँ पर पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अजय सड़ोत्रा को टिकट दी गई है। साथ ही बताते चले कि जम्मू पश्चिम में आप देखिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन यहां पर भी गुलाम नबी आजाद की जीपीएपी पार्टी जो है वो मैदान में है। गौरव चोपड़ा को यहां टिकट दिया गया है। भाजपा की तरफ से अरविंद गुप्ता मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर देखिए आरसपुरा जम्मू दक्षिण की बात करें तो देखिए यहां पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी से रमन भल्ला हैं, भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र सिंह रैना है जिनकी कांटे की टक्कर बताई गई है। उसके साथ साथ देखिए बानी अगर सीट की बात करें, लेकिन उससे पहले बाहू सीट पर अगर हम चर्चा करें तो यहां पर देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विक्रम रंधावा है, कांग्रेस की तरफ से तरनजीत सिंह टोंगनी को यहां पर उतारा गया है। अखनूर सीट पर भी देखिए मुकाबला किस तरह से रोमांचक होने वाला है कल, क्योंकि भाजपा के मोहनलाल भगत को यहां से टिकट दी गई है। कांग्रेस के अशोक कुमार के साथ ये मुकाबला होने वाला है। और इस बीच में बिश्नाथ सीट की अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरह से कांग्रेस के युवा उम्मीदवार नीरज कुंदन मैदान से हैं और यहां पर मैदान में हैं, तो यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव कुमार को उतारा गया है। छाम्ब सीट की बात करें तो देखिए ताराचंद हैं जो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राजीव कुमार हैं जिन्हें यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी गई है। लेकिन इस बीच में मढ़ सीट भी है, नगरोटा विधानसभा सीट है जहां पर देवेंद्र सिंह राणा मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और योगेंद्र सिंह जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में है। लेकिन अब समीकरण किस तरह से बनेगा, क्योंकि सुचेतगढ़ सीट भी आती है, सांबा है, विजयपुर है और उनके साथ साथ देखिए माड़ के अंदर की बात करें, रामगढ़ की, उधमपुर पूर्व की, उधमपुर पश्चिम की, चनैनी की, रामनगर की सीट, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला होने वाला है। कश्मीर संभाग की कल हमने बात की थी, लेकिन आज हम कश्मीर की भी बात करेंगे और जम्मू की भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पैनल में आदर्श गुप्ता जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं आदर्श जी। जिस तरह से कुछ सीटों को मैंने अभी गिनाया है अपने व्यू में, आपने देखा कि मैंने कुछ सीटों को गिनाया जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनावी मैदान में है। कहीं पर पलड़ा कांग्रेस का भी भारी बोला जा सकता है, भाजपा का भारी बोला जा सकता है, क्योंकि इस सीट के मुकाबले में 20 सीटें पिछली बताई जा रही है जिसमें 18 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार का समीकरण किस तरह का आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां काफी तरीके से हैं। धन्यवाद आशा जी। ऐसा है कि इस चुनाव में जो आज का जो चल रहा है, जो थर्ड फेज चल रही है, कल का होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए चुनाव है। उन्होंने बहुत कुछ डिपेंड किया हुआ है, खासकर इस जम्मू डिवीजन में उधमपुर, कठुआ, सांबा, ये डिस्ट्रिक्ट जो है सारे इनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन चुनाव में जो कल का चुनाव है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि
1.94 1,94,000 जो है युवा है जिनकी एज 18 से 19 है। इस बीच में 18-19 के बीच में है, वो पहली बार चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा एक संख्या है। जो युवा जो है वो क्या चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। वो पॉलिटिक्स में ज्यादा रुचि नहीं रखता, वो अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में बात करना चाहता है। उसको लेके यानी कि किस युवा तरफ उनका वोटर चुनाव जो है वो होता है, ये काफी बहुत बड़ी अहम रोल प्ले कर सकता है इस चुनाव के अंदर। लेकिन आदर्श जी, अगर हम मर्द सीट को लेकर बात करते हैं, क्योंकि आज हम सीटों पर जल्दी जल्दी से बात करेंगे आदर्श जी, जम्मू की अगर हम मर्द सीट को लेकर बात करें या फिर नगरोटा सुचेतगढ़ की 3 सीटों को अगर हम पहले सवाल में लेते हैं, जिसमें मड़ में आपने देखा कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर मुलाराम को उतारा गया, सुरेंद्र कुमार को टिकट दी गई बीजेपी की तरफ से, और जो पुलिस की नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं मोहनलाल कैथ, उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया गया है, तो वो उन्होंने अपना निर्दलीय तौर पर अपने आप को चुना। वहां पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय बन गया है। लेकिन 2014 में यहाँ पर भाजपा की तरफ से सुखनंदन चौधरी जो है वो जीतकर सामने आए थे, लेकिन अब इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं मैदान में। जी आशा जी, बिल्कुल। मड़ का एक इतिहास रहा है, यहाँ से 2 बार से ज्यादा कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता, कोई पार्टी कैंडिडेट जीता, और 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है वक्त पे। अब तीसरी टर्म पे वो हैट्रिक लेगी, ये इस पे सवाल ये खड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मूलाराम जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो एक अच्छे कैंडिडेट, अच्छा एक उनका भी स्ट्रगल है, मंत्री रहे हैं 2 बार, वहां पे विधायक भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मूलाराम की इसलिए तारीफ की जा रही है कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, किसी के विरुद्ध उन्होंने एक बात नहीं कही, कुछ नहीं कहा। तो मड़ का मुकाबला बड़ा सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसे तीसरी बार हासिल कर सकती है या नहीं कर सकती। सुचेतगढ़ सीट की अगर हम बात करते हैं आदर्श जी, जल्दी जल्दी से सुचेतगढ़ सीट की अगर हम बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर बताई जा रही है, भूषण लाल डोगरा हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और विधायक जो कि भाजपा के पूर्व हैं गारूराम भगत भी मैदान में है। 2014 में यहां से भाजपा को जो जीत है वो मिली थी, लेकिन इस बार किस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि सीट को लेकर इस बार 2014 में जो भाजपा को जीत मिली थी, उस वक्त ये ओपन था कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तब श्यामलाल चौधरी वहां से जीते थे। लेकिन अब की बार जो है ये रिजर्व कैटेगरी में आ गई है, और रिजर्व कैटेगरी से जो घारूराम जी हैं वो आरएसपुरा से चुनाव लड़ते थे, आरएसपुरा से विधायक रहे हैं, अब उन्होंने वहां से शिफ्ट किया। और दूसरी बात ये है जो कांग्रेस के विधायक है वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनका भी वाइस चेयरमैन रहे हैं, वो भी उस वक्त वाइस चेयरमैन रहे हैं। और अब मुकाबला इनके बीच में अब यही बात सारी है कि घारूराम का जितना भी पीरियड रहा वो भी हमेशा सवालों के घेरे में रहे, किसी ना किसी बात को लेके वो सोशल मीडिया में उनकी बातें चलती रही, और उसको लेके आरएसपुरा में उनका लोग काफी विरुद्ध है। तो ठीक है, वो सुचेतगढ़ चले गए, सुचेतगढ़ जाने से थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि सुचेतगढ़ रिजर्व सीट बनने से थोड़ी सी वहां के हालात बदल गए हैं। आप देखना ये है कि दोनों के बीच कांग्रेस और जो नेशनल आदर्श जी सांबा की बात करेंगे, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट है वो। अब ये तो 8 तारीख को ही सामने आएगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीतकर सामने आएगी, लेकिन हम कैंडिडेट्स को लेकर बात कर सकते हैं कि आखिर किस तरह का मुकाबला रहने वाला है। कांग्रेस को अगर हम देखें तो सांबा में आप देखिए 14 उम्मीदवार मैदान में है आदर्श जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कृष्णदेव सिंह को टिकट दिया गया है, निर्दलीय में यहाँ रविंदर सिंह हैं, और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे हुआ करते थे सुरजीत सिंह सलाथिया, वो मैदान में हैं, जहां पर 2014 में वो जीतकर भी सामने आए थे। जल्दी से मुझे जुनैद के पास भी जाना है। अच्छा जी, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जो सुरजीत सिंह है, उनको नॉमिनेशन पर उनको मैंडेट मिलने पर वहां भी विरोध किया गया, क्योंकि वो विजयपुर से चुनाव लड़ते थे, सांबा में नहीं लड़ते, विजयपुर में ही वो रहते हैं, विजयपुर में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वहीं काम किया उन्होंने। अब सांबा में आने के बाद वहां भी इनके विरुद्ध आवाजें उठी थी। ये सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुश्किल उनका जो सामना करना पड़ रहा है, उनको ये करना पड़ रहा है कि अपने ही जो उनकी पार्टी के अंदर से उनके विरुद्ध के जो सुर सुनाई दे रहे हैं, वो उनके लिए एक थोड़ा सा खतरा की आवाज है, क्योंकि सुरजीत सिंह सलाह। हाँ, ठीक है आदर्श जी। जुनैद, जिस तरह से हम जम्मू संभाग की अभी हाल ही में बात कर रहे थे, कश्मीर संभाग की अगर हम बात करें, जिसमें सोपोर सीट को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो जहां 2014 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2755 वोटों से जीत हासिल की गई थी अब्दुल रशीद डार,
और इस बार मैदान में इरशाद रसूल कार भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, और जो कि पूर्व मंत्री और राज्यसभा के सांसद के बेटे हैं। और पीडीपी पार्टी की तरफ से इरफान अली लोन है, एजाज अहमद गुरु हैं, निर्दलीय जो उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। किस तरह का समीकरण देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक घाटी का ताल्लुक है, कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बांडीपुरा, इन 3 जिलों में चुनाव होने हैं। इंजीनियर रशीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी। जुनेद, सोपोर की बात कर रही थी मैं ये कह रहा हूँ, चारों दलों के बीच में कांटे की टक्कर है। अब जहां तक आपने स्पेसिफिक पूछा सोपोर के बारे में, तो देखिए, आप इरशाद रसूल कार को नहीं कह सकते कि वो जीत जाएंगे। गुलाम रसूल कार के बेटे हैं वो। गुलाम रसूल कार कांग्रेस में थे, उनके बेटे नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं। उनको लगता है हवा नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसका बेनिफिट उनको हो सकता है। मगर यहाँ तिकोड़िया मुकाबला है। कांग्रेस का प्रत्याशी भी मजबूत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रत्याशी भी मजबूत है, और वहीं पर निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ पर काफी मजबूत है। तो यहाँ तिकोड़िया मुकाबला है। ये नहीं कहा जा सकता कि बस नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतने वाली है। ठीक है, नहीं, जीत हार तो हम निश्चित नहीं कर सकते, सुनिश्चित कर भी नहीं सकते हैं। वो तो 8 तारीख को होगा कि आखिर कौन जीतकर सामने आएगा, लेकिन हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। जुनेद, बारामूला सीट की जिस तरह से हमने कल भी बात की थी, लेकिन आज हम सीट दर सीट बात कर रहे थे कि आखिर कल जब सुबह वोटिंग होती है तो क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं। रिजल्ट तो खैर यहाँ 8 अक्टूबर को घोषित हो जाएगा। जावेद हसन बेग है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, जो 2014 में पीडीपी की टिकट से बारामूला सीट से ही 14,418 वोटों से जीतकर सामने आए थे। शोएब नबी लोन है, निर्दलीय उम्मीदवार इस बार हैं, लेकिन 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए यहाँ आप देखिए संग्रामा विधानसभा सीट उन्होंने जीत ली थी। मुजफ्फर हुसैन बेग भी इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन निर्दलीय तौर पर वो मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उस बीच में यहाँ पर ये पूर्व उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है। लेकिन 2014 में बारामूला के लोकसभा चुनावों में उन्होंने जीत जरूर दर्ज की थी। इस सीट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुजफ्फर हुसैन बेग तो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग एक जमाने में जो बारामूला में वो चलते थे, या जो सिलसिला वहां पर उनका था, वो जावेद बेग, जो उनके अपने रिश्तेदार हैं, वो चलाया करते थे। अब जावेद बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैंडिडेट हैं, मुजफ्फर हुसैन बेग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। उसके अलावा कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी वहां से खड़ा किया है। अन्य कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज भी ने भी अपने लोग खड़े किए। पर एक बात सुनिएगा कि इस सीट पर भी कांटे की टक्कर होगी। किसी की भी जीत यहाँ पर सुनिश्चित नहीं है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का भी बड़ा मत है यहाँ पर, और इसी तरीके से अन्य पॉलिटिकल पार्टीज का भी बड़ा मत है यहाँ पर। लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि मुजफ्फर हुसैन बेग का बारामूला में होता क्या है, क्योंकि उनकी जितनी भी राजनीति थी, उस राजनीति में बड़ा रोल जावेद बेग का था। अब जावेद बेग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए, तो क्या मुजफ्फर हुसैन बेग जावेद बेग के होने के बावजूद, जावेद बेग के उनके टक्कर में होने के बावजूद चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लंगेट की बात करेंगे। इंजीनियर राशिद के भाई हैं, अफजल गुरु के भाई भी हैं, और इस बीच में लगातार बात तो हो ही रही थी, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में इंजीनियर राशिद का भाई और साथ ही अफजल गुरु का भाई कितना असर डालेगा, ये तो बड़ी बात रहेगी। लेकिन खुर्शीद अहमद शेख की अगर हम बात करते हैं जुनेद, जो कि निर्दलीय हैं, उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में हराने वाले इंजीनियर राशिद के भाई हैं। इरफान सुल्तान पंडित पोरी भी हैं जेकेपीसी से। देखिए, मैंने यहाँ पर इंजीनियर लंगेट तो इंजीनियर रशीद की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पर इंजीनियर रशीद की अपनी इज्जत दांव पर लगी हुई है। उनके भाई चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, वही फैसला करेगा कि घाटी में इंजीनियर रशीद के आने के बाद जो कहा जा रहा था हवा चली है, वो कितनी चली है, वो तब पता चलेगा जब लंगेट से इंजीनियर रशीद अपने भाई को जितवाने में सफल होंगे। ठीक है आदर्श जी, विजयपुर सीट की अगर हम बात करें, जहां पर भाजपा के उम्मीदवार पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से राजेश कुमार पड़गोत्रा के बीच में ये मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन 2014 में अपनी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर नुमाइंदा है, मनजीत सिंह को उतारा गया है, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं। 2014 में भाजपा ने यहाँ पर जीत जो है वो दर्ज की थी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपनी ताकत जो है वो झोंकी। वो आपने देखा कि रैली के माध्यम से किस तरह से काम किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कम रैलियां अगर आंका जाए तो देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितनी रैलियां हुई, कांग्रेस की तरफ से कितनी रैलियां हुई। जवाब दीजिएगा। विजयपुर सीट। अच्छा जी, अगर विजयपुर की हम बात करें तो विजयपुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू में जहां पर टिकट देने के बाद
किसी ने भी कैंडिडेट के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाई। हालांकि बहुत सी सीटें, अधिकतर सीटें जम्मू में भाजपा ने जो मैंडेट दिया उसके विरुद्ध भाजपा के अंदर से ही के विरुद्ध स्वर उठे, लेकिन विजयपुर में किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का कितना मुकाबला है, आमने सामने कितने हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अपनी पार्टी ने मनजीत सिंह के लिए पूरा जोर लगा दिया है। उनको यही एक उम्मीद है कि जम्मू प्रोविंस के अंदर अगर कोई पूरे सीट मिल सकती है तो वो विजयपुर की मिल सकती है। और यहाँ तक वहाँ अपनी पार्टी के कैंडिडेट का प्रश्न है, वो वहां से जीते हुए भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो भी रहे हैं, और आज भी उनका काफी अच्छा प्रभाव है। मुझे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर होगा तो अपनी आदर्श पार्टी के साथ कंटिन्यू होगा। करेंगे, और अपनी रुकेंगे पार्टी छोटे से ब्रेक के लिए। जापी के पास आऊंगी, सीधा नगरोटा सीट की तरफ चलेंगे, जहां पर इस बार आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, फ्रेंडली कंटेस्ट वहां पर हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार देवेंद्र सिंह राणा को टिकट दे दिया गया है, जो कि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट से जीत कर आए थे। और देवेंद्र सिंह राणा के साथ कांग्रेस से बलबीर सिंह है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जोगेंद्र सिंह मैदान में है। नगरोटा की आप बात कर रही हैं जी जी। नगरोटा में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग जो है इस वक्त असेंबली को चुनाव हो रहे हैं कि नगरोटा से 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा जीते हुए हैं, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नगरोटा जो सीट है वो वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का पिछले 10 सालों से 15 सालों से काफी उनका वहां दबदबा रहा है। और एक दूसरी बात यह है कि देवेंद्र सिंह राणा एक बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक अच्छी पोजीशन, एडवाइजर थे उमर अब्दुल्ला के, उसके कारण वहां पे काम भी अच्छा खासा हुआ। लेकिन इस वक्त देवेंद्र सिंह राणा जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं तो वहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपस में समझौता नहीं, फ्रेंडली मैच के नाम पे वो आमने सामने है। इस फ्रेंडली मैच के बीच में वहां से अगर देवेंद्र सिंह राणा को भारतीय जनता पार्टी में जाने का फायदा मिल सकता है, वो तो इसी कारण मिल सकता है। अन्यथा अगर वो जिनका फ्रेंडली मैच ना होता तो देवेंद्र सिंह राणा के लिए ये सीट बहुत भारी पड़ सकती। ठीक है। रामगढ़ के अंदर मुकाबला 2 पूर्व मंत्रियों के बीच में है, जिसमें पैंथर्स पार्टी छोड़कर आए हुए मंत्री यशपाल कुंडल हैं और भाजपा से डॉक्टर देवेंद्र मन्याल भी हैं, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं। यहाँ किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद ये नई सीट भी बनी है। यहाँ भी ये वही पोजीशन है कि दोनों सांबा से निकले, तो डॉक्टर मनेंद्र भी सांबा से जीते थे, कुंडल भी सांबा से जीते थे। सांबा जब ओपन सीट हो गई तो उनको रामगढ़ जाना पड़ा। रामगढ़ में दोनों का मुकाबला है इस वक्त। रामगढ़ की सीट में दोनों आमने सामने है, कोई तीसरी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एसी के कांग्रेस के बीच में ही वहाँ चुनावी मुकाबला दिखाई दे रहा है। ठीक है। जुनेद, जिस तरह से कुपवाड़ा सीट को लेकर हमने कल बात की थी, लेकिन आज अगर हम कैंडिडेट्स को लेकर बात करते हैं, जिसमें सज्जाद गली लोन है जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस से, मीर मोहम्मद फयाज हैं पीडीपी से, नासिर असलम वानी है यहाँ पर। तो 2008 में नासिर असलम वानी जो है अमीरा कदल से जीते थे, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में है। बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा यहाँ पर मीर मोहम्मद फयाज की तरफ से, पूर्व राज्यसभा सदस्य ये रह चुके हैं। यहाँ पर किस तरह का मुकाबला आप लोग देख रहे हैं? कुपवाड़ा का जहां तक ताल्लुक है, ट्रेडिशनली ये सीट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर जीत भी दर्ज कराई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी दबदबा इस सीट के ऊपर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले मजबूत रही है। मगर अभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनके ऊपर आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस ये लगाती है कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब उस आरोप के बाद अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस यहाँ से विजयी होती है तो ये एक बहुत बड़ा संदेश उन सभी लोगों के लिए होगा जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। लेकिन अगर नासिर असलम वानी की जीत होती है या पीडीपी के प्रत्याशी यहाँ से जीत जाते हैं तो फिर कहानी पलटेगी और कहा यह जाएगा जो दिल्ली वाले थे वो हार गए, जो कश्मीर वाले थे वो जीत गए। लेकिन जुनेद, इस बीच में अगर हम बिग फेसिस की बात करते हैं, जो कल चुनाव होने वाला है, 19 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद आ जाते हैं, निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ रहे हैं मुजफ्फर बेग, पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया, राजीव जसरोटिया, श्यामलाल शर्मा, रमन भल्ला, पवन गुप्ता, देवेंद्र मन्याल, चंद्र प्रकाश गंगा, हर्षदेव सिंह, चौधरी लाल सिंह, अजय सड़ोत्रा, योगेश सानी, मूलाराम, मनोहर लाल, यशपाल कुंडल, सज्जाद गनी लोन, दर्जन भर ऐसे नेता हैं जिनके कल भाग्य का फैसला होगा। इन बिग फेसिस को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल सटीक बताऊंगा
कि 17 पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और इन 17 पूर्व मंत्रियों के भाग्य का फैसला कल हो जाएगा। और इन 17 पूर्व मंत्रियों की आज हालत ये है कि ये एक एक वोटर के पीछे भाग रहे हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर निकलने की इनमें हिम्मत नहीं है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को नमस्ते करने में नहीं जा पाए। अध्यक्षों ने अपने अध्यक्ष के कक्ष छोड़ दिए, अध्यक्षों ने सारी कैंपेन छोड़ दी और केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में सीमित होकर रह गए। कारण ये कि सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया के कारण और पिछले 10 साल में जो जागृति आई है उसके कारण चुनाव आसान नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। सभी दलों ने अपनी जान झोंक दी है इन चुनावों के अंदर और ये चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ठीक है के जुनेद, लिए। आदर्श जी, अगर हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में चलते हैं, जहां पर उधमपुर पूर्व आ जाता है, उधमपुर पश्चिम है, 12 उम्मीदवार हैं, पूर्व में 9 उम्मीदवार हैं, चनैनी में 9 प्रत्याशी हैं, रामनगर सीट पर 7 प्रत्याशी हैं, जिसमें अगर मैं नाम यहां पर लेने के लिए आऊं तो भाजपा की तरफ से पूर्व विधायक RS पठानिया को टिकट दे दिया गया, पवन खजूरिया निर्दलीय हैं, बलवान सिंह यहां पर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से सुनील वर्मा हैं। दूसरी तरफ उधमपुर पश्चिम में अगर मैं चली जाऊं तो पवन गुप्ता वहां पर मैदान में है बीजेपी पार्टी से, सुमित मगोत्रा है कांग्रेस पार्टी से, निर्दलीय जसवीर सिंह हैं। उनके साथ अगर चनैनी से हम 9 उम्मीदवारों को देख रहे हैं तो उसमें से आप बीजेपी की तरफ से देखें तो पैंथर्स पार्टी को छोड़कर बलवंत सिंह मनकोटिया हैं, JNK पैंथर्स की तरफ से यहाँ पर हर्षदेव सिंह हैं। उनके साथ रामनगर सीट पर अगर देखें तो सुनील भारद्वाज हैं बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस ने भाजपा छोड़कर पार्टी में आई हुई ये जिला विकास परिषद को इस बार टिकट दिया है। रामनगर सीट में पहली बार महिला चुनाव यहाँ पर लड़ रही हैं। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार काफी तरीके से घमासान मचा हुआ है वहां पर। जहाँ वेस्ट उधमपुर वेस्ट की बात करें, जहाँ पवन गुप्ता है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, अब एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसी सीट है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे स्पष्टता से जीत सकती है। लेकिन इसकी बात करते हैं, इसमें पवन खजूरिया, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नागपुर चने दबा के रखे हुए हैं और इस वक्त उनकी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट से ज्यादा है। उन्होंने दिखा दिया, साबित कर दिया, और वहाँ जितने वहाँ पे ब्लॉक के जो भी प्रेसिडेंट है, ब्लॉक के जो भी दूसरे जितने भी है, सभी ने उनका साथ दे दिया। इसलिए उधमपुर की दोनों सीटों में से एक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी जो बात है, दूसरी जो है वो भी अगर दूसरे लफ्जों में हम देखें तो वो भी है तो भारतीय जनता पार्टी अगर पवन जीत के जाते हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। लेकिन बाकी जितनी भी सीटें आप कही हैं उनमें सभी सीटों के, रामनगर की हो, चनैनी की हो, सभी है, वहाँ सबका मुकाबला आपस में बड़ा टफ मुकाबला है। वहाँ पे इनके सामने कठुआ को किस तरह से देख रहे हैं? ठीक है भारतीय जनता पार्टी। आदर्श जी जल्दी से, क्योंकि थोड़ी बहुत सीटें रह रही हैं हमारी। कठुआ अगर हम चलते हैं तो बनी है, बिलावर है, बसोली, जसरोटा है, कठुआ SC यहाँ पर है। इसे किस तरह से देख रहे हैं? किस लाल सिंह भी मैदान में है, राजीव जसरोटिया भी मैदान में है। देखिए यहाँ तक इसमें जिनका संघर्ष चल रहा है, मैं उनकी बात करता हूँ। बिलावर में एक अच्छे खासी फाइट चल रही है कांग्रेस और भारतीय जनता के बीच में। जसरोटा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अच्छी खबर है वहां के लिए। कठुआ में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खबर आप कह सकते हैं। लाल सिंह जो है, लाल सिंह की भी पोजीशन इस वक्त बहुत टाइट हम कह सकते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी सीट पे। वहां भी एक अच्छा खासा मुकाबला उनको देखने को मिल रहा है। ठीक है जुनेद, जाते जाते जल्दी से एक कमेंट कीजिएगा इन सीटों पर, क्योंकि इन पर बात नहीं हो पाई है। लोलाब है, पट्टन है, सोनावरी है, बांडीपुरा, गुरेज ST जो इस बार हुई है, 16 विधानसभा क्षेत्र इस बार आ रहे हैं, राफियाबाद है, उरी है। इसका किस तरह का समीकरण देख रहे हैं आप? देखें आशा जी, कांटे की टक्कर, और मैंने पहले ही कहा इन चुनावों ने सभी नेताओं के छक्के छुड़ा दिए हैं, रातों की नींदें गायब हैं। और ये बात याद रखिएगा, कल जब चुनाव खत्म होंगे उसके बाद 5 तारीख तक सभी नेताओं की सांसें थमी रहेंगी, क्योंकि 5 को एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे और पता चलेगा कौन कहां पर खड़ा है। मगर एग्जिट पोल पर भी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार जो नतीजे घाटी से आएंगे वो घाटी के नेताओं को भी चौंका के रख देंगे। ठीक है जुनेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आदर्श जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल
आज बात हो रही थी कि किस तरह का समीकरण बनेगा, लेकिन अब कल जनता जिस तरह से बाहर निकलती है और किस तरह से वोटिंग प्रतिशत रहेगा, ये कल शाम होते होते सबको पता चल जाएगा। और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे तो सरकार कौन बनाता है, किसकी सरकार बनती है, वो तो जनता के पास इसकी चाबी है, जनता जनार्दन है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।